ये पाठ आदर्श विद्यार्थी प्रसिद्ध कहानीकार विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में एक स्वाभिमानी, ईमानदार और मेहनती बच्चे के माध्यम से एक आदर्श विद्यार्थी या आदर्श बालक के गुणों को दर्शाया गया है। नीचे इस पृष्ठ पेज के पूरे गद्यांश का सिलसिलेवार 1 बाय 1 विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. लेखक परिचय। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। जन्म और परिवार। कौशिक जी का जन्म सन 1891 ई में अंबाला छावनी, हरियाणा में हुआ था। उनके पिता पंडित हरिश्चंद्र कौशिक भारत सरकार के पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक ऊंचे पद पर काम करते थे। साहित्यिक पहचान। ये हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध कहानीकार, कथाकार माने जाते हैं। रचनाओं की विशेषता। इनकी कहानियों और लेखों में घर गृहस्थी, समाज की रीति रिवाजों, परंपराओं और हास्य व्यंग्य, ह्यूमर एंड सैटायर का बहुत सुंदर और सफल तालमेल देखने को मिलता है। प्रमुख रचनाएं: गल्प, मंदिर, कल्लोल, चित्रकला, मणिमाला, मिलन मंदिर, अत्याचार का परिणाम, रूप का राहु, मां भिखारिणी और दुबेजी की चिट्ठियां आदि। निधन: सन 1947 ई में इनका देहावसान, मृत्यु हो गया। 2. कहानी का प्रारंभ। पहली मुलाकात। बाजार का दृश्य। त्योहार का माहौल। कहानी की शुरुआत दीपावली के दिन से होती है। लेखक खुद कुछ खिलौने खरीदने बाजार जाते हैं। खिलौने खरीदना। लेखक बाजार से कुछ खिलौने खरीदते हैं और उन्हें अपने नौकर को देकर घर भेज देते हैं। इसके बाद वे खुद बाजार में घूमने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। खिलौने वाले लड़के से सामना। तभी अचानक लेखक के कानों में एक आवाज गूंजती है, तारांकन बाबूजी, खिलौने लीजिएगा, खिलौने। लेखक जब मुड़कर देखते हैं तो वहां एक नवयुवक, कम उम्र का लड़का खड़ा था। लेखक का आश्चर्य। उस लड़के के हाथ में एक साधारण सी टोकरी डलिया थी जिसमें करीब 15-20 खिलौने रखे थे। लेखक को उस लड़के की हिम्मत और हौसले पर बहुत अचरज, आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि जिस बड़े बाजार में खिलौनों की इतनी बड़ी बड़ी दुकानें सजी हुई हैं, वहां ये छोटा सा लड़का सिर्फ 15-20 खिलौने लेकर बेचने निकला है। लेखक को उस समय खिलौनों की जरूरत नहीं थी, इसलिए वे लड़के को देखकर बस मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। 3. दूसरी मुलाकात। 2-3 दिन बाद। वही आवाज दोबारा सुनना। दीपावली के 2-3 दिन बाद लेखक किसी काम से दोबारा चौक, बाजार की तरफ जाते हैं। वे अपनी ही धुन में चले जा रहे थे कि अचानक उन्हें फिर से वही जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, बाबूजी, खिलौने लीजिएगा, माइनस खिलौने। संदेह और पूछताछ। चौंक कर देखने पर लेखक पाते हैं कि ये वही लड़का है। उसके हाथ में वैसी ही टोकरी थी और उतने ही खिलौने थे। लेखक को लगा कि शायद इस गरीब लड़के के खिलौने बिक नहीं रहे हैं। वे उसके पास जाते हैं और पूछते हैं, तुम्हारे खिलौने अभी तक नहीं बिके? लड़के का स्वाभिमानी जवाब। लड़का मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जी नहीं, ये उस दिन वाले खिलौने नहीं हैं, माइनस वे तो उसी दिन बिक गए थे। इस जवाब से पता चलता है कि लड़का मेहनती है और उसके खिलौने बाजार में बिक जाते हैं। 4. लेखक और बालक के बीच बातचीत, संवाद। इसके बाद लेखक और उस लड़के के बीच कुछ सवाल जवाब होते हैं जिससे लड़के की पारिवारिक स्थिति का पता चलता है। लेखक, तो तुम यही धंधा काम करते हो? बालक, जी हां, फिलहाल अभी तो यही काम करता हूं। लेखक, इससे तुम्हें कुछ मिल जाता है, यानी क्या इससे कुछ कमाई हो जाती है? बालक, जी अवश्य, हां, जरूर मिल जाता है। लेखक, तुम्हारे माँ बाप जीवित हैं? बालक, जी नहीं, केवल माता हैं, पिता नहीं है, और यहां तो कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। इससे पता चलता है कि उसके पिता का साया उठ चुका है और वो इस शहर में अकेला रहकर संघर्ष कर रहा है। लेखक, रहते कहाँ हो? बालक, मेरे एक परिचित जानकार हैं, उन्हीं के यहां रहता हूं। इस पृष्ठ गद्यांश का विस्तृत स्पष्टीकरण, सेक्शन बाय सेक्शन एक्सप्लेनेशन। 1. नवयुवक का व्यक्तित्व और लेखक के विचार। गद्यांश तारांकन। उस नवयुवक की आकृति तथा बातचीत से मुझे पता चला कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। मैंने सोचा कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा मालूम होता है, सूरत शक्ल से भी अच्छे खानदान का जान पड़ता है। कोई असाधारण विपत्ति आ पड़ी है जिसके कारण इसे ये व्यवसाय करना पड़ा। मैंने उससे कहा, भाई, इस समय मुझे खिलौने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि तुम कभी मेरे घर पर आया करो तो मैं कुछ खिलौने ले लिया करूंगा। सरल अर्थ। लेखक जब उस खिलौने बेचने वाले नवयुवक लड़के को देखते हैं
तो उसकी बातचीत के तरीके और उसके चेहरे मोहरे आकृति से उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि वह कोई आम या मामूली लड़का नहीं है। वो दिखने में पढ़ा लिखा और किसी अच्छे संभ्रांत परिवार, अच्छे खानदान का लगता है। लेखक को महसूस होता है कि इस लड़के पर अचानक कोई बहुत बड़ी मुसीबत, असाधारण विपत्ति आ गई है, जिसकी वजह से मजबूरी में उसे सड़कों पर खिलौने बेचने का काम, व्यवसाय करना पड़ रहा है। लेखक का व्यवहार, लेखक को उस पर दया और सम्मान की भावना आती है। वे उससे बहुत सम्मानपूर्वक भाई कहकर बात करते हैं और कहते हैं कि फिलहाल तो उन्हें खिलौनों की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो कभी उनके घर की तरफ आए तो वे उससे कुछ खिलौने जरूर खरीद लेंगे ताकि उसकी कुछ मदद हो सके। 2. पता पूछना और लेखक के घर पहुंचना। गद्यांश। तारांकन। नवयुवक बोला, बहुत अच्छा मकान कहाँ पर है? मैंने अपने मकान का पता बता दिया। 1 सप्ताह पश्चात वो नवयुवक संध्या समय मेरे मकान पर खिलौने लिए पहुंचा। सरल अर्थ। लेखक की बात सुनकर नवयुवक तुरंत तैयार हो जाता है और उनका पता पूछता है। लेखक उसे अपने घर का रास्ता समझा देते हैं। ठीक 1 हफ्ते, सप्ताह के बाद वो लड़का शाम के समय, संध्या समय खिलौने लेकर लेखक के घर पहुंच जाता है। इससे पता चलता है कि वो लड़का अपनी बात का पक्का और मेहनती था। 3. बच्चों की खुशी और लेखक की सलाह। गद्यांश। तारांकन। खिलौने देखकर बच्चे चारों तरफ जमा हो गए और खिलौने की ओर लालसापूर्ण दृष्टि से देखने लगे। मैंने 3-4 खिलौने खरीदे और दाम देते हुए कहा, इसमें तुम्हें क्या मिलता होगा? इससे अच्छा कि तुम कोई नौकरी कर लो। सरल अर्थ। जैसे ही वो लड़का खिलौने लेकर लेखक के घर आता है, वहां मौजूद बच्चे खुशी से उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। बच्चे बड़ी ही उम्मीद और चाहत भरी नजरों, लालसापूर्ण दृष्टि से उन सुंदर खिलौनों को देखने लगते हैं। बच्चों को खुश करने के लिए लेखक उस लड़के से 3-4 खिलौने खरीद लेते हैं। खिलौनों के पैसे, दाम देते समय लेखक शुभचिंतक के नाते उसे सलाह देते हैं कि इस छोटे से खिलौने के काम में तुम्हें कितनी ही कमाई होती होगी। तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लड़के के लिए इससे कहीं बेहतर होगा कि तुम कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लो। 4. नवयुवक का स्वाभिमान और लेखक का आश्चर्य। गद्यांश। तारांकन। वह बोला, जी हां, नौकरी तो करूंगा, फिलहाल यही ठीक है। यदि तुम्हें नौकरी मिलने में कठिनाई हो तो मैं तुम्हारे लिए चेष्टा करूं। जी, अभी तो मुझे नौकरी करनी नहीं है, जब आवश्यकता होगी तो आपसे कहूंगा। ये कहकर वो चला गया। मुझे उसकी बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा, ये बड़ा विचित्र आदमी है, नौकरी नहीं करना चाहता, इसे खिलौने से क्या मिलता होगा? सरल अर्थ। लेखक की बात पर वह लड़का बड़ी विनम्रता से जवाब देता है कि वह नौकरी जरूर करेगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उसके लिए यही खिलौने बेचने का काम ठीक है। लेखक उसकी मदद करने के इरादे से आगे बढ़कर कहते हैं कि अगर तुम्हें नौकरी ढूंढने में कोई दिक्कत, कठिनाई हो रही हो तो मैं तुम्हारे लिए कोशिश चेष्टा कर सकता हूं। लड़के का जवाब। वो लड़का किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता, वो स्वाभिमानी है, इसलिए वो कहता है कि अभी उसे नौकरी करने की कोई जल्दी या इच्छा नहीं है। जब कभी उसे सच में जरूरत, आवश्यकता होगी तो वो खुद आकर लेखक से मदद मांग लेगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। लेखक की उलझन। लड़के के जाने के बाद लेखक गहरे आश्चर्य में डूब जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यह कितना अजीब और अनोखा, विचित्र इंसान है। जहां लोग नौकरी के लिए परेशान रहते हैं, ये नौकरी नहीं करना चाहता। आखिर इस खिलौने बेचने के छोटे से काम से इसे ऐसा क्या मिल जाता है? यहाँ लड़के के आत्मसम्मान और आजादी से जीने की भावना को दर्शाया गया है। मुख्य। खिलौने वाले का आना और बच्चों की जिद। इसी प्रकार 2 मास व्यतीत हुए। वो खिलौने वाला कभी कभी पहुंच जाता था, परंतु जब बच्चों को उसके आने का पता न लगता तो मैं उसे कोरा ही लौटा देता। व्याख्या। समय बीतने के साथ खिलौने वाला कभी कभी लेखक के घर की तरफ आता था। जब भी बच्चों को भनक लगती कि खिलौने वाला आया है, वे मचल जाते और जिद करने लगते। लेखक को मजबूरी में बच्चों के लिए खिलौने खरीदने ही पड़ते। लेकिन अगर बच्चों को उसके आने का पता नहीं चलता तो लेखक पैसे बचाने या जरूरत न होने के कारण उसे बिना कुछ खरीदे खाली हाथ, कोरा ही वापस भेज देते थे। 2. आखिरी 3 खिलौने और लेखक की दुविधा। एक दिन वो अपने नियमानुसार मेरे पास पहुंचा। उस समय उसके पास केवल 3 खिलौने शेष थे। बच्चों ने देखते ही घेर लिया। मैंने एक एक खिलौने 3 बच्चों को दे दिए। मैंने पूछा, इसके दाम क्या हुए? उसने कहा, कुछ नहीं। व्याख्या। एक दिन वह खिलौने वाला हमेशा की तरह लेखक के पास आया। उस दिन उसके पास केवल 3 ही खिलौने बचे थे।
बच्चों ने जैसे ही उसे देखा वे खुशी से उसके चारों तरफ जमा हो गए। लेखक ने वे तीनों खिलौने लेकर अपने 3 बच्चों को दे दिए। जब लेखक ने ईमानदारी से उससे खिलौनों की कीमत दाम पूछी तो खिलौने वाले का जवाब हैरान करने वाला था। उसने पैसे लेने से साफ मना कर दिया और कहा कुछ नहीं। 3. लेखक का आश्चर्य और खिलौने वाले का तर्क। मैंने विस्मित होकर पूछा, इसका क्या तात्पर्य? आज जितना मुझे मिलना चाहिए था उतना मिल गया, इसलिए इनके दाम न लूंगा। व्याख्या। लेखक बहुत हैरान विस्मित हो गए क्योंकि व्यापार में कोई भी मुफ्त में सामान नहीं देता। उन्होंने पूछा कि इसका क्या मतलब तात्पर्य है। खिलौने वाले ने बहुत ही संतोषी भाव से उत्तर दिया कि आज दिन भर में उसे जितना कमाना चाहिए था या जितना लाभ कमाना था वो कमा चुका है। उसका कोटा पूरा हो चुका है, इसलिए वो इन बचे हुए 3 खिलौनों के पैसे नहीं लेगा। 4. लागत और मुनाफे की बात। तब भी तुमने इसमें कुछ पैसे तो लगाए ही होंगे। हाँ, परंतु सब वसूल हो चुका। ये 3 खिलौने नफे में है। व्याख्या। लेखक व्यावहारिक बात करते हैं कि भले ही तुम्हारा आज का मुनाफा निकल गया हो, लेकिन इन 3 खिलौनों को बनाने या खरीदने में तुम्हारी जेब से कुछ तो लागत पैसे लगी ही होगी। इस पर खिलौने वाला बड़ी सादगी से कहता है कि उसकी सारी लागत पहले ही वसूल हो चुकी है। अब जो ये 3 खिलौने बचे हैं ये उसके शुद्ध लाभ नफे मुनाफे के रूप में हैं, जिन्हें वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। 5. आत्मसम्मान और बच्चों के प्रति प्रेम। तब भी तुम्हें दाम लेने पड़ेंगे, मैं उन्हें मुफ्त न लूंगा। आपको देता कौन है? मैंने तो बच्चों को दिए हैं, परंतु बच्चे तो मेरे ही हैं। उद्धरण चिन्ह। व्याख्या। लेखक का आत्मसम्मान उन्हें किसी गरीब रेहड़ी वाले से मुफ्त में सामान लेने की इजाजत नहीं देता। वे जोर देकर कहते हैं कि वे मुफ्त में खिलौने नहीं रखेंगे, उन्हें पैसे लेने ही पड़ेंगे। यहाँ खिलौने वाला एक बहुत ही खूबसूरत और तर्कपूर्ण बात कहता है, मैं आपको खिलौने मुफ्त में दे ही कहाँ रहा हूं, मैंने तो ये खिलौने प्यारे बच्चों को उपहार स्वरूप दिए हैं। लेखक मुस्कुराकर या हक जताते हुए कहते हैं कि बच्चे भले ही हों, पर हैं तो उनके ही, इसलिए जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। 6. बच्चों की बदौलत मिला सुख और विदाई। हाँ, परंतु हक मुझे भी है कि उन्हें खिलौने दे सकूं। इन बच्चों की बदौलत मुझे बहुत कुछ मिल चुका है और मिलता रहेगा, आज ऐसा ही सही। यह कहकर वो चला गया। व्याख्या। अंतिम पंक्तियों में खिलौने वाले का विशाल हृदय और बच्चों के प्रति उसका निस्वार्थ स्नेह झलकता है। वो कहता है कि भले ही बच्चे आपके हैं, लेकिन एक इंसान और बच्चों से प्यार करने वाले के नाते मुझे भी यह अधिकार हक है कि मैं उन्हें अपनी खुशी से कुछ उपहार दे सकूं। वो भावुक होकर कहता है कि इन बच्चों की मासूमियत, मुस्कुराहट और खुशी की बदौलत उसे जीवन में जो आत्मिक संतोष और आनंद मिला है वो पैसों से कहीं बढ़कर है। वो कहता है कि आज के दिन मुझे बिना पैसों के ही ये खुशी बांटने दीजिए। इतना कहकर बिना पैसे लिए वो वहां से चला जाता है। पाठ का प्रथम अनुच्छेद, पहला पैराग्राफ। मैंने सोचा ये बड़ा विचित्र आदमी है, या तो इसका ये कार्य व्यापारिक नीति है जिससे मैं कभी इसे खाली न लौटा सकूंगा, या फिर ये व्यापारी नहीं है। सरल व्याख्या। लेखक उस व्यक्ति के व्यवहार को देखकर बहुत हैरान, आश्चर्यचकित हैं। वे मन ही मन सोच रहे हैं कि यह इंसान बहुत अजीब, विचित्र है। लेखक के दिमाग में 2 बातें आती हैं। एक, या तो ये उसकी व्यापारिक नीति, बिजनेस स्ट्रैटेजी है, यानी वो जानबूझकर इतना अच्छा और अलग व्यवहार कर रहा है ताकि लेखक भावनात्मक रूप से मजबूर हो जाए और उसे कभी बिना कुछ खरीदे खाली हाथ न लौटाए। 2, या फिर वो वास्तव में कोई व्यापारी है ही नहीं, क्योंकि एक आम व्यापारी का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना और सामान बेचना होता है, जबकि इस व्यक्ति का बर्ताव एक साधारण दुकानदार जैसा नहीं है। 2. द्वितीय अनुच्छेद, दूसरा पैराग्राफ। इसके पश्चात 2-3 बार आवश्यकता न होते हुए भी मुझे उसके खिलौने खरीदने पड़े। उसकी व्यापारिक चाल कम कर गई। उस दिन की बात याद करके मुझे उससे ये कहने का साहस नहीं होता था कि आज खिलौना नहीं चाहिए। सरल व्याख्या। इसके बाद लेखक के साथ ऐसा कई बार हुआ कि उन्हें खिलौनों की जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने उस व्यक्ति से खिलौने खरीदे। लेखक कहते हैं कि उस व्यक्ति की व्यापारिक चाल, यानी उसका वो प्रभाव और प्यार भरा व्यवहार काम कर गई थी। उस व्यक्ति ने पिछली बार जिस तरह से बात की थी या जो प्रभाव लेखक पर छोड़ा था, उसके कारण लेखक में इतना हौसला, साहस ही नहीं बचा था कि वे उसे मना कर सकें या कह सकें कि आज मुझे खिलौना नहीं चाहिए।
लेखक उसके स्वाभिमान और व्यवहार के आगे झुक जाते हैं। 3. तृतीय अनुच्छेद, तीसरा पैराग्राफ। एक दिन पुनः उससे नौकरी का प्रस्ताव किया, परंतु उसने वही उत्तर दिया, अभी तो मुझे नौकरी नहीं करनी है। सरल व्याख्या। लेखक उस व्यक्ति की स्थिति को सुधारने या उसकी मदद करने के उद्देश्य से एक दिन फिर पुनः उसे नौकरी जॉब देने का प्रस्ताव रखते हैं, परंतु वह व्यक्ति बेहद स्वाभिमानी है। उसने लेखक के प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकराते हुए वही पुराना जवाब दिया कि अभी मुझे नौकरी करने की कोई इच्छा या जरूरत नहीं है। इससे पता चलता है कि वह अपनी आज़ादी और अपने छोटे से काम से संतुष्ट है। वो किसी की गुलामी या एहसान नहीं लेना चाहता। 4. चतुर्थ अनुच्छेद, चौथा पैराग्राफ। मैंने उसका जिक्र अपने 3-4 मित्रों से किया। इसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें भी उसको देखने की उत्सुकता पैदा हुई और वो उन लोगों के यहां आने जाने लगा। सरल व्याख्या। उस व्यक्ति के इस अनोखे और दिलचस्प स्वभाव से प्रभावित होकर लेखक ने उसके बारे में अपने 3-4 दोस्तों मित्रों को बताया। इसका नतीजा परिणाम ये हुआ कि लेखक के दोस्तों के मन में भी उस व्यक्ति से मिलने और उसे देखने की उत्सुकता, क्यूरियोसिटी जाग उठी। इसके बाद वो व्यक्ति लेखक के उन दोस्तों के घर भी खिलौने बेचने या मिलने के लिए आने जाने लगा। 5. पंचम अनुच्छेद, 5वां पैराग्राफ। इसी प्रकार कुछ दिन और व्यतीत हुए। एक दिन जब वो मेरे घर पहुंचा तो उसके हाथों में खिलौने की डलियां नहीं थी, परंतु एक गठरी थी। मैंने उससे पूछा, अब क्या खिलौने गठरी में रखने लगे? उद्धरण चिन्ह। सरल व्याख्या। इसी तरह हंसते खेलते कुछ दिन और व्यतीत गए, लेकिन एक दिन कुछ बदलाव होता है। जब वो व्यक्ति लेखक के घर आता है तो हमेशा की तरह उसके हाथ में खिलौनों से भरी डलिया, टोकरी नहीं थी। इसके बजाय उसके पास एक गठरी, कपड़े में बंधा हुआ बड़ा पैकेट थी। ये देखकर लेखक को थोड़ा अजीब लगा और उन्होंने मजाक या सहज भाव से उससे पूछा, क्या अब तुमने खिलौने टोकरी के बजाय इस गठरी में रखने शुरू कर दिए हैं? यह सवाल कहानी में एक नया मोड़ आने का संकेत देता है। मुख्य व्यवसाय में बदलाव और ग्राहकों की चिंता। वो बोला, जी नहीं, अब मैंने खिलौने का काम बंद कर दिया। मैंने देखा कि खिलौने में आप लोगों का पैसा बर्बाद होता है, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसी चीजें रखनी चाहिए जिससे ग्राहकों के पैसे का सदुपयोग हो। ये कहकर उसने गठरी खोली। व्याख्या। जब लेखक ने उस लड़के से पूछा होगा कि उसने खिलौने बेचना क्यों बंद कर दिया, तब उस स्वाभिमानी और समझदार लड़के ने जवाब दिया। उसने कहा कि खिलौने केवल मनोरंजन के साधन हैं जो थोड़े समय बाद टूट जाते हैं और इससे लोगों का पैसा बर्बाद होता है। वो केवल अपना फायदा नहीं सोच रहा था, बल्कि उसे अपने ग्राहकों के पैसों की भी चिंता थी। इसलिए उसने खिलौने बेचना छोड़कर ऐसी उपयोगी चीजें बेचने का फैसला किया जो सचमुच लोगों के काम आ सकें और उनके पैसों का सदुपयोग सही इस्तेमाल हो सके। यह कहकर उसने अपनी कपड़े की पोटली गठरी खोलकर दिखाई। 2. गठरी का सामान और लेखक की प्रसन्नता। गठरी में कागज, पेंसिल, कलम, निब, दवात तथा होल्डर इत्यादि थे। मैंने प्रसन्न होकर कहा, यह तुमने खूब सोचा। वास्तव में खिलौने में तो पैसे की बर्बादी ही होती थी। इन चीजों की आवश्यकता तो सदैव रहती है, इसलिए खरीदना बुरा न मालूम होगा। व्याख्या। जब लड़के ने गठरी खोली तो लेखक ने देखा कि उसमें पढ़ाई लिखाई से जुड़ी स्टेशनरी की चीजें थीं, जैसे कागज, पेंसिल, पेन, निब, स्याही की दवात, इंकपॉट और पेन होल्डर। इन चीजों को देखकर लेखक बहुत खुश हुए, क्योंकि ये सभी शिक्षा और ज्ञान से जुड़ी उपयोगी वस्तुएं थीं। लेखक ने लड़के की इस सोच की तारीफ करते हुए कहा कि उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है। खिलौने खरीदना वाकई पैसे की बर्बादी थी, जबकि पढ़ाई लिखाई के सामान की जरूरत हर घर में सदैव हमेशा बनी रहती है। इन्हें खरीदने पर कभी भी पछतावा नहीं होता कि पैसा बेकार गया। 3. लेखक द्वारा सामान खरीदना और नई सलाह। उस दिन मैंने अपने लिए तथा लड़कों के लिए आवश्यकतानुसार सामान खरीदा। मैंने उससे कहा, स्कूली किताबें भी रखा करो। व्याख्या। लड़के की ईमानदारी और उसकी उपयोगी चीजों को देखकर लेखक ने उस दिन अपनी जरूरत का और अपने बच्चों के काम आने वाला स्टेशनरी का सामान उससे खरीद लिया। इससे लड़के की आर्थिक मदद भी हो गई। साथ ही लेखक ने उसे व्यापार को और बेहतर बनाने के लिए एक अच्छी सलाह दी कि उसे स्टेशनरी के साथ साथ स्कूल की किताबें, पाठ्य पुस्तकें भी बेचनी चाहिए, क्योंकि उनकी मांग बहुत ज्यादा होती है। 4. लड़के का विनम्र जवाब और सेवा भाव। स्कूली किताबों की आवश्यकता जब पड़ा करे तो मुझे बता दिया कीजिए, घर बैठे आपको मिल जाएंगी।
व्याख्या: लेखक की सलाह पर उस लड़के ने बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ जवाब दिया। उसने कहा कि आपको या आपके बच्चों को जब भी किसी स्कूल की किताब की जरूरत हो, आप बस मुझे उसका नाम बता दिया कीजिए। मैं खुद उस किताब का इंतजाम करके आपके घर तक पहुंचा दूंगा, होम डिलीवरी कर दूंगा। यह लड़के के उत्तम व्यवहार और अपने काम के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। 5. लेखक का विचार और आपसी लाभ। मैंने सोचा, अच्छा है, मैं बाजार जाने से बचूंगा और इस बेचारे को भी कुछ मिल जाया करेगा। ये सोचकर मैं बच्चों के लिए स्कूली किताबें उससे लेने लगा। व्याख्या: लड़के की बात सुनकर लेखक मन ही मन सोचने लगे कि ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है। इससे उनका समय बचेगा और उन्हें किताबों के लिए बार बार बाजार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके साथ ही उस गरीब और मेहनती लड़के को भी कुछ कमाई हो जाएगी, उसकी मदद हो जाएगी। इस प्रकार दोनों का फायदा था। यही सोचकर लेखक ने आगे से अपने बच्चों की स्कूल की सारी किताबें उसी लड़के से खरीदना शुरू कर दिया। #1 पहला पैराग्राफ: खिलौने वाले का अचानक गायब होना। यह क्रम 6-7 महीने चला। अंत में क्रमशः मैं उसे भूल गया। सरल व्याख्या: लेखक बताते हैं कि उस युवक खिलौने वाले का उनके घर नियमित रूप से आना जाना लगभग 6 से 7 महीने तक लगातार चलता रहा, लेकिन इसके बाद अचानक उसका आना बंद हो गया। जब 3-4 महीने बीत गए और वो बिल्कुल दिखाई नहीं दिया, तो लेखक के मन में उसके प्रति चिंता होने लगी। लेखक की सोच: लेखक ने सोचा कि वो युवक यहां अकेला रहता था, कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ गया। फिर उन्होंने खुद को दिलासा देते हुए सोचा कि वो इस शहर का रहने वाला तो था नहीं, इसलिए हो सकता है कि वो अपने गांव या घर लौट गया हो। लेखक को उस सीधे सादे युवक से थोड़ा लगाव, स्नेह हो गया था, इसलिए कई दिनों तक उन्हें उसकी याद आती रही। लेकिन समय बीतने के साथ धीरे धीरे लेखक उसे भूल गए। #2 दूसरा और तीसरा पैराग्राफ: स्कूल में अचानक मुलाकात। जुलाई का महीना था। मैंने अचकचाकर उनकी आंखें देखीं। सरल व्याख्या: समय बीतता गया और जुलाई का महीना आ गया, जो आमतौर पर नए स्कूल सत्र की शुरुआत का समय होता है। लेखक अपने बेटे का एडमिशन भर्ती कराने के लिए एक स्कूल में गए। वहां के हेडमास्टर, प्रधानाध्यापक ने जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद बच्चे को अपनी कक्षा दर्जे में जाने के लिए कहा। चौंकाने वाला दृश्य: लेखक हेडमास्टर से विदा लेकर अपने बेटे के साथ उसकी क्लास की तरफ बढ़े। लेखक ने सोचा कि घर जाने से पहले जरा देख लें कि बच्चे की क्लास कैसी है। जैसे ही लेखक ने कमरे के अंदर पैर रखा, वहां मौजूद अध्यापक टीचर ने घूमकर लेखक की तरफ देखा। दोनों की आंखें आपस में मिली, आंखें चार होना। वो अध्यापक लेखक को देखते ही मुस्कुराकर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और बड़े आदर से बोले, आइए। लेखक एकदम हैरान, अचकचाकर होकर उन्हें देखने लगे। #3 चौथा और पांचवां पैराग्राफ: सच्चाई का पता चलना। ये अध्यापक और कोई नहीं। अरे आप यहां कैसे? सरल व्याख्या: लेखक को गहरा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो नए अध्यापक कोई और नहीं बल्कि वही खिलौने बेचने वाला युवक था। पहले तो लेखक को लगा कि शायद उन्हें कोई भ्रम, गलतफहमी हो रहा है और वो कोई और है। लेकिन जब उस अध्यापक ने दोबारा मुस्कुराकर आइए कहा, तो लेखक को पूरा पक्का विश्वास हो गया कि ये वही खिलौने वाला है। लेखक को समझ आ गया कि अगर वो पुराना खिलौने वाला न होता तो उन्हें इतने जाने पहचाने और अपनेपन वाले भाव से कभी नहीं बुलाता। लेखक की प्रतिक्रिया: हैरानी के मारे लेखक के मुंह से अचानक निकल पड़ा, अरे फिर तुरंत सम्मान देते हुए उन्होंने कहा, आप यहां कैसे? #4 छठा और सातवां पैराग्राफ: खिलौने वाले अध्यापक का जवाब। उन्होंने कहा, मैं परसों यहां अध्यापक होकर आया हूं। आप इतने दिनों से रहे कहां? सरल व्याख्या: लेखक की बात सुनकर उस युवक अध्यापक ने बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया कि वे परसों ही इस स्कूल में शिक्षक बनकर आए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वे आज शाम को खुद लेखक के घर आकर उनसे मिलने, सेवा में उपस्थित होने वाले थे। लेखक का कौतूहल: इस पर लेखक ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि तुम अचानक इस तरह गायब क्यों हो गए थे, और आज तुम यहां इस रूप में मिले हो, जहां मुझे सपने में भी तुम्हारे मिलने की उम्मीद नहीं थी। आखिर तुम इतने दिनों तक कहां थे? पहला पैराग्राफ: शाम को मिलने का वादा। मूल पाठ: उन्होंने हंसते हुए कहा, यह बड़ी लंबी कथा है, इस समय कुछ न बतलाऊंगा। शाम को मैं आपके पास आकर अपनी राम कहानी सुनाऊंगा। व्याख्या: जब लेखक ने सामने वाले व्यक्ति, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है, से उनके बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उनकी जीवन की कहानी बहुत लंबी है।
उन्होंने कहा कि वे अभी दिन के समय कुछ नहीं बताएंगे, बल्कि शाम को फुर्सत से लेखक के पास आकर अपनी पूरी आपबीती या जीवन की कहानी, राम कहानी, विस्तार से सुनाएंगे। 2. दूसरा और तीसरा पैराग्राफ, शाम की प्रतीक्षा और उत्सुकता। मूल पाठ। उन्हीं तो संध्या होते ही मैं बड़ी उत्सुकता के साथ उनकी प्रतीक्षा करने लगा। अपने वादे के अनुसार वह ठीक समय पर आ गए। मैंने उनसे कहा, आपका रहस्यमय जीवन मेरी कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने हंसते हुए कहा, अभी समझ में आ जाएगा। व्याख्या। लेखक कहते हैं कि जैसे ही शाम संध्या हुई, वे बहुत ही उत्सुकता, बेचैनी और जानने की इच्छा के साथ उस व्यक्ति का इंतजार करने लगे। वो व्यक्ति भी अपने वादे के पक्के थे और ठीक तय समय पर लेखक से मिलने आ गए। लेखक ने उनसे कहा कि आपका ये जो रहस्य से भरा हुआ जीवन है, वो मेरी समझ से परे है, यानी मैं आपके बारे में कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। इस पर उस व्यक्ति ने फिर से हंसते हुए कहा कि चिंता मत कीजिए, मेरी कहानी सुनने के बाद अभी सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाएगा। 3. चौथा पैराग्राफ, जीवन की कहानी, राम कहानी की शुरुआत। यह इस गद्यांश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां वो व्यक्ति अपने अतीत और संघर्षों के बारे में बताना शुरू करते हैं। मूल पाठ। यह कहकर उन्होंने अपनी राम कहानी यूं सुनाई। मैं एक साधारण स्थिति के पिता का पुत्र था। पिता बैंक में 70 रुपये मासिक वेतन पर नौकर थे। व्याख्या। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन की कहानी शुरू की। उन्होंने बताया कि वे एक बहुत ही मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार से थे। उनके पिता की आर्थिक स्थिति साधारण थी और वे एक बैंक में मामूली कर्मचारी नौकर थे, जहां उन्हें हर महीने केवल 70 रुपये मासिक वेतन सैलरी मिलता था। मूल पाठ। तारांकन। जिस समय मैं आपको खिलौने बेचते मिला था, उस वक्त मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी थी। मैं उस समय यहां कॉलेज में B0A0 में पढ़ रहा था। व्याख्या। वे लेखक को पुरानी बात याद दिलाते हुए कहते हैं कि जब अतीत में लेखक उनसे पहली बार मिले थे और वे खिलौने बेच रहे थे, उस समय तक उनके पिता का देहांत हो चुका था। पिता की मृत्यु के समय वे कॉलेज में BA बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे थे। मूल पाठ। तारांकन। पिता की मृत्यु हो जाने पर मुझे घर से खर्च मिलना बंद हो गया। मेरी माता पिता की छोड़ी हुई पूंजी से अपना निर्वाह करने लगीं। व्याख्या। पिता घर के अकेले कमाने वाले थे, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद परिवार की आय का साधन खत्म हो गया और कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्हें घर से पैसे मिलना पूरी तरह बंद हो गया। उनकी मां के पास अब केवल उतनी ही जमा पूंजी बचत बची थी जो उनके पिता छोड़ गए थे, और मां उसी थोड़े से पैसे से जैसे तैसे अपना गुजारा निर्वाह कर रही थीं। मां के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे बेटे की पढ़ाई का खर्च उठा सकें। मूल पाठ। तारांकन। मैं उस समय बहुत ही घबराया। B0A0 का अंतिम वर्ष था। 1 साल के पश्चात मैं B0A0 करने वाला था। ऐसा सुअवसर हाथ से निकला जाता है, ये सोचकर पहले तो मैं बड़ा अधीर हो गया। व्याख्या। इस अचानक आए संकट से वो छात्र बहुत ज्यादा डर और घबरा गया। संकट इसलिए भी बड़ा था क्योंकि वो उनके BA का आखिरी साल, फाइनल ईयर था। केवल 1 साल की पढ़ाई और बची थी, जिसके बाद उनकी डिग्री पूरी हो जाती। उन्हें लगा कि ग्रेजुएशन पूरा करने का ये सुनहरा मौका, सुअवसर उनके हाथ से निकल जाएगा। ये सोच सोचकर वे बहुत अधीर, बेचैन और व्याकुल होने लगे। मूल पाठ। तारांकन। मैंने सोचा पढ़ना छोड़कर कहीं नौकरी करूं, परंतु फिर मैंने सोचा कि कम से कम B0A0 तो अवश्य ही पास करूंगा, चाहे इसके लिए भीख ही क्यों न मांगनी पड़े। व्याख्या। उनके मन में पहला विचार ये आया कि पढ़ाई लिखाई यहीं छोड़ देनी चाहिए और घर चलाने तथा जिंदा रहने के लिए कहीं नौकरी कर लेनी चाहिए, लेकिन तुरंत ही उनके अंदर के आदर्श विद्यार्थी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि चाहे जो हो जाए वे अपनी BA की डिग्री जरूर पूरी करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें भीख ही क्यों न मांगनी पड़े। उन्होंने पढ़ाई न छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया। मूल पाठ। तारांकन। अतएव पहले तो मैंने चेष्टा करके अपनी फीस माफ कराई, परंतु खाने पीने के लिए तो कुछ मासिक आय आवश्यक थी, इसलिए मुझे चिंता हुई। व्याख्या। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्होंने सबसे पहले चेष्टा की और कॉलेज में अपनी गरीबी का हवाला देकर अपनी फीस माफ, फी कंसेशन करवा ली। अब फीस की समस्या तो हल हो गई थी, लेकिन शहर में रहकर खाने पीने, रहने और किताबों के लिए हर महीने कुछ पैसों मासिक आय की जरूरत थी। इसी बात की चिंता उन्हें सताने लगी कि रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसों का इंतजाम कैसे किया जाए। गद्यांश का पंक्ति दर पंक्ति सरल अर्थ। 1. दशहरे का दिन था। मैं इसी चिंता के मारे घर भी न गया। कमरे में बैठा सोच रहा था, अब क्या करूं।
व्याख्या। कहानी का ये दृश्य दशहरे के त्योहार के दिन का है। आमतौर पर त्योहारों में सब खुश होते हैं और घर जाते हैं, लेकिन लेखक या मुख्य पात्र गहरी चिंता में डूबा हुआ है। पैसों की तंगी या किसी बड़ी परेशानी के कारण वो अपने घर भी नहीं जा पाया। वो अकेले कमरे में बैठकर बस यही सोच रहा है कि इस संकट की घड़ी में वो आगे क्या करे। 2 तभी मेरी निगाह बाहर सड़क की ओर पड़ी। मैंने देखा कुछ खिलौने वाले कागज के खिलौने लिए मेले में चले जा रहे हैं। व्याख्या। जब वो गहरी सोच में डूबा था, अचानक उसकी नजर कमरे की खिड़की या दरवाजे से बाहर सड़क पर गई। उसने देखा कि कुछ गरीब खिलौने बेचने वाले हाथ में कागज के बने सस्ते खिलौने लेकर दशहरे के मेले की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि उन्हें बेचकर कुछ कमा सकें। 3 मैंने सोचा, जब ये अशिक्षित लोग थोड़े खिलौने से अपने समस्त परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, तो क्या मैं इतना पढ़ा लिखा होकर अपने खर्च के लिए धनोपार्जन नहीं कर सकता? व्याख्या। खिलौने वालों को देखकर लेखक के मन में एक बहुत बड़ा विचार आया। उसने सोचा कि ये लोग तो अनपढ़, अशिक्षित हैं, फिर भी कागज के छोटे छोटे खिलौने बेचकर मेहनत करते हैं और अपने पूरे परिवार का पेट पालते हैं। तो फिर मैं तो एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, क्या मैं अपने खुद के खर्चे के लिए थोड़ा सा भी धन नहीं धनोपार्जन सकता? ये सोचकर उसके भीतर का स्वाभिमान जाग उठा। 4 ये ध्यान आते ही मेरे शरीर में बिजली की धारा सी दौड़ गई। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ। व्याख्या। जैसे ही यह बात उसके दिमाग में आई, उसका सारा आलस्य और निराशा गायब हो गई। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ, जिसे लेखक ने बिजली की धारा सी दौड़ना कहा है। वो तुरंत हिम्मत जुटाकर खड़ा हो गया और उसने कुछ करने का फैसला कर लिया। 5 मैंने उसी समय एक मित्र से 10 रुपये उधार लिए। बिसाती बाजार में पहुंचा। वहां मैंने 10 रुपये के खिलौने मोल लिए और डलिया में रखकर सीधे मेले में पहुंचा। व्याख्या। बिना समय गंवाए उसने अपने एक दोस्त से 10 रुपये उधार मांगे। उस जमाने में 10 रुपये की कीमत बहुत अधिक होती थी। उन पैसों को लेकर वो तुरंत बिसाती बाजार, ऐसा बाजार जहां सजावट, बिंदी, चूड़ी और छोटे मोटे खिलौने थोक के भाव मिलते हैं, गया। वहां से उसने 10 रुपये के खिलौने खरीदे, उन्हें एक टोकरी डलिया में सजाया और बिना किसी शर्म या झिझक के सीधे दशहरे के मेले में बेचने के लिए निकल पड़ा। इस गद्य खिलौने बेचने का अनुभव और ग्राहकों का व्यवहार। वहां शाम तक घूमकर सब खिलौने बेच डाले। मैंने मुनाफा कम लगाया था, इससे मेरे खिलौने लोगों को सस्ते समझ पड़े, और जिसने एक बार भी मेरे खिलौने का मूल्य पूछा, उसने कुछ न कुछ खरीदा अवश्य। उन खिलौनों से मुझे 2 रुपये मुनाफे के मिले। व्याख्या। लेखक या मुख्य पात्र अपने स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता के प्रयास के बारे में बता रहा है। वो अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए शाम को घूम घूम कर खिलौने बेचता था। उसने लालच न करके बहुत कम मुनाफा प्रॉफिट रखा था, जिसके कारण लोगों को उसके खिलौने बहुत सस्ते लगे। उसकी ईमानदारी और सही दाम का ये असर हुआ कि जिसने भी सिर्फ दाम पूछने के लिए कदम बढ़ाया, उसने कोई न कोई खिलौना जरूर खरीदा। अंत में उसे कुल 2 रुपये का मुनाफा हुआ, जो उस समय के लिहाज से एक अच्छी रकम थी। 2 कॉलेज के लड़कों का मजाक और करारा जवाब। कॉलेज के कुछ लड़कों ने मुझे देखकर पूछा, ये क्या? मैंने कहा, भाई, ईमानदारी से पैसा कमाने में कुछ शर्म नहीं है। इससे वे लोग निरुत्तर होकर चुप रह गए। व्याख्या। जब समाज में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति छोटा काम करता है, तो लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते हैं। यहां भी कॉलेज के कुछ लड़कों ने उसे खिलौने बेचते देखकर टोंट कसने या मजाक उड़ाने के लहजे में पूछा, ये क्या कर रहे हो? पात्र ने बिना किसी झिझक या हीन भावना के बहुत ही गर्व और स्वाभिमान के साथ जवाब दिया कि ईमानदारी से मेहनत करके पैसे कमाने में कोई शर्म या बुराई नहीं है। चोरी या बेईमानी करना शर्म की बात होती है, मेहनत करना नहीं। ये गहरी और सच्ची बात सुनकर वे लड़के निरुत्तर, जिसके पास कोई उत्तर न हो गए और चुपचाप चले गए। 3 नियमित दिनचर्या और बीए की पढ़ाई पूरी करना। उस दिन से मैं नित्य शाम को 2 घंटे के लिए खिलौना लेकर निकलता था और रुपया 12 आने कमा लेता था। इस प्रकार मैंने B0A0 पास किया। व्याख्या। इस घटना से उसका हौसला और बढ़ गया। अब ये उसकी रोज की दिनचर्या बन गई। वो अपनी पढ़ाई को नुकसान पहुंचाए बिना रोज शाम को सिर्फ 2 घंटे निकालता और खिलौने बेचकर लगभग 1 रुपया 12 आने कमा लेता था। इसी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर उसने अपनी BA ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। यह दिखाता है कि एक आदर्श विद्यार्थी कभी परिस्थितियों का रोना नहीं रोता, बल्कि रास्ता निकालता है।
4. प्रिंसिपल साहब की मदद और उच्च शिक्षा। इस लगन से प्रसन्न होकर प्रिंसिपल साहब ने अपने पास से खर्च देकर मुझे ट्रेनिंग कॉलेज भेजा। वहां मैंने B0-0 पास किया और अब यहां 100 रुपये मासिक पर अध्यापक होकर आया हूं। यही मेरी राम कहानी है। व्याख्या: जब आपकी मेहनत सच्ची होती है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करता है। छात्र की इस अद्भुत लगन, डेडिकेशन और मेहनत को देखकर उनके कॉलेज के प्रिंसिपल साहब बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने छात्र की आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च खुद अपनी जेब से दिया और उसे ट्रेनिंग कॉलेज शिक्षक प्रशिक्षण भेजा। वहां से उसने B.Ed बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री हासिल की। अपनी इसी शिक्षा और योग्यता के दम पर आज वो 100 रुपये मासिक प्रति महीने के वेतन पर एक सम्मानित अध्यापक शिक्षक बन चुका है। अंत में वो कहता है कि यही मेरी राम कहानी, जीवन की आप बीती या संघर्ष की गाथा है। 1. आपके द्वारा शेयर किए गए गद्यांश का संदर्भ और व्याख्या। गद्यांश: मैं ये सुनकर दंग रह गया। मैंने उसके चरण छूकर कहा, आप धन्य हैं, विद्यानुराग हो तो ऐसा। हजारों अमीरों के लड़के अनपढ़ रह जाते हैं और आपने कोई साधन न रहते हुए भी इतना किया। ये साधारण बात नहीं। आप जैसे बुद्धिमान ही ऐसा कर सकते हैं। संदर्भ कॉन्टेक्स्ट: यह पंक्तियां आदर्श विद्यार्थी कहानी से ली गई हैं। इस कहानी में एक ऐसे गरीब लेकिन बेहद लगनशील विद्यार्थी बालक का वर्णन है जो जीवन की कठिन परिस्थितियों और सुख सुविधाओं की भारी कमी के बावजूद केवल अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत के बल पर शिक्षा प्राप्त करता है। जब लेखक या मुख्य पात्र को उस बालक के संघर्ष और विद्या के प्रति उसके गहरे प्रेम का पता चलता है तब वे अत्यंत प्रभावित हो जाते हैं। विस्तृत व्याख्या, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन: मैं ये सुनकर दंग रह गया। जब लेखक ने बालक के मुंह से उसकी गरीबी, दिन रात की कड़ी मेहनत और बिना किताबों साधनों के पढ़ाई करने की कहानी सुनी तो वे आश्चर्यचकित दंग रह गए। चरण छूकर कहा, बालक उम्र में भले ही छोटा था लेकिन उसका ज्ञान, उसका चरित्र और उसकी तपस्या इतनी बड़ी थी कि लेखक ने आदरपूर्वक उसके पैर छू लिए। यह दिखाता है कि आदर उम्र का नहीं बल्कि गुणों और ज्ञान का होता है। विद्यानुराग हो तो ऐसा। विद्यानुराग का अर्थ है विद्या, पढ़ाई से प्रेम। लेखक कहते हैं कि अगर पढ़ाई के प्रति लगन हो तो ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी बाधा के आगे न झुके। अमीरों से तुलना: लेखक एक कड़वा सच सामने रखते हैं कि जिन अमीर घरों के बच्चों के पास पढ़ने के लिए सारी सुख सुविधाएं, महंगी किताबें, अच्छे स्कूल और ट्यूटर होते हैं, वे अक्सर लापरवाही के कारण अनपढ़ या अयोग्य रह जाते हैं। इसके विपरीत इस बालक के पास कोई साधन, पैसा, किताबें, सही माहौल नहीं था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। आप जैसे बुद्धिमान ही ऐसा कर सकते हैं। अंत में लेखक उसे सच्चा बुद्धिमान और समाज के लिए एक मिसाल, आदर्श बताते हैं। 2. आदर्श विद्यार्थी पाठ का मुख्य उद्देश्य और सारांश। समरी: विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक जी द्वारा लिखित ये कहानी केवल एक छात्र की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर उस विद्यार्थी के लिए एक संदेश है जो बहानों के पीछे छिपता है। मुख्य बिंदु, की इनसाइट्स: परिस्थितियां कभी बाधा नहीं बनती। कहानी ये सिखाती है कि यदि आपके मन में कुछ सीखने की सच्ची चाह है तो गरीबी या साधनों की कमी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। आदर्श विद्यार्थी के लक्षण: एक सच्चे और आदर्श विद्यार्थी में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। 1. धैर्य और संयम, कठिन समय में घबराना नहीं। 2. परिश्रम, हार्डवर्क, दिन रात अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करना। 3. विनम्रता, ह्यूमिलिटी, ज्ञान आने पर भी घमंड न करना और बड़ों का आदर करना। 4. विद्या से सच्चा प्रेम, केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना। 3. इस पाठ से मिलने वाली सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी: जहां चाह वहां राह। ये पाठ हमें सिखाता है कि हमें अपनी सुख सुविधाओं का रोना रोने के बजाय हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध हैं उन्हीं का सही उपयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। जो छात्र मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ता है वही समाज में आदर्श विद्यार्थी कहलाता है और हर जगह सम्मान पाता है।